गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूजीसी एनटीए नेट का हो, टीजीटी पीजीटी जेआईसी एग्ज़ाम हो या एनीथिंग एल्स, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड टू द इंग्लिश लिटरेचर। तो अब आप इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ाऊँगी मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। इससे पहले मैं काफ़ी आपके साथ में जो ऑथर हैं उनको डिस्कस कर चुकी हूँ, पोइट को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसी सीरीज़ में आज पढ़ते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड और इनका जो स्पेसिफिक वर्क है, और टीजीटी पीजीटी में जो स्पेशली वर्क इनका ज़्यादातर पूछा गया है, आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। तो बेहतर होगा आप मेरे साथ इस चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए। और आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड और उनकी जितना भी उनकी पोएम्स हैं प्लस जो उनके अगर हम बात करें जो उनका वर्क है उसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका वर्क है सोहराब एंड रुस्तम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने सब उठा के इसके आगे इसके आंसर में रखे हैं। सोहराब एंड रुस्तम कब पब्लिश्ड हुआ? 1853 में ये पब्लिश्ड होती है। और कैसी पोएम है? नैरेटिव पोएम है। अगर ये पूछा जाए तो कैसी पोएम है ये? इट वॉज द नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम थी। एंड इसमें और क्या है, इसकी थीम कैसी है? स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम है, स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम है। इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड थी? फिरदौसी के शाहनामा से। फिरदौसी हुए हैं, उन्होंने एक शाहनामा लिखा है, फिरदौसी के शाहनामा से ये पोएम पूरी तरह इंस्पायर्ड थी। एंड इट वाज द नैरेटिव पोएम रिटन बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड और इसका नाम था सोहराब एंड रुस्तम। बहुत अच्छी पोएम है, कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा। और आपने अपने बचपन में हो सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर में इस स्टोरी को पढ़ा भी हो, सोहराब एंड रुस्तम के नाम से। तो ये उसी पोएम को इन्होंने उसी स्टोरी को नैरेटिव पोएम में ढाल करके लिखा था और ये पोएम 1853 में पब्लिश्ड होती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम है इसकी, इंस्पायर्ड बाय द फिरदौसी शाहनामा। और प्लस इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है। ठीक है, किस स्टाइल में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स स्टाइल में लिखी गई पोएम है। बस इतना अगर आप याद कर लेंगे तो सोहराब रुस्तम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे ज़रूर मतलब कह सकते हैं कि उसे आप क्वालिफाई कर लेंगे या वो आप सही ऑप्शन तक आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ सोहराब रुस्तम के बारे में इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको आपके सही ऑप्शन तक ज़रूर पहुंचा देगा। चलिए, डावर बीच, नेक्स्ट पोएम इज डावर बीच। पब्लिश्ड कब हुई? 1867 में। कब हुई? 1867 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम ऑफ द मैथ्यू आर्नोल्ड। डावर बीच, ए राइटर एंड एजुकेटर ऑफ विक्टोरियन एरिया। बात किसके लिए कही गई है? ये मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए कही गई है। देखिए, मैं शॉर्ट में ही आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास व्हाइट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आप इस कम स्पेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें। चलिए देखिए, राइटर मैथ्यू आर्नोल्ड क्या थे? एक राइटर थे, एक एजुकेटर है। कब के हैं? विक्टोरियन एरा के हैं। किसके हैं ये? विक्टोरियन एरा के हैं। विक्टोरियन एज आपने पढ़ा है ना, विक्टोरियन एज के हैं। अब बात आती है इसकी कि इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड आया था सी। बताइए सी को किस तरह से ट्रीट किया गया इस पोएम के अंदर? ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने भी आता है तो आप इसका आंसर किस तरह देंगे ये आपको समझना है कि सी को ट्रीट किस तरह किया गया इन डावर बीच, या विच टाइप ऑफ द सी ट्रीट इन डावर बीच। तो डावर बीच में सी को जो ट्रीट किया गया, द सी इज यूज्ड एज एन इमेज एंड ए मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल नॉट ऑफ सैडनेस। अब यहाँ पे आप क्या समझे कि सी को जो ट्रीट किया गया है उसे एक ऐसी इमेज या मेटाफर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि वो किससे भरा है? सैडनेस से, दुख से भरा हुआ है। अटर्नल का मतलब होता है अनादि, यानी कि जिसका अंत ना हो। अनादि उसको कहते हैं जिसका अंत ना हो। तो अनादि नॉट ऑफ सैडनेस से ये भरा हुआ है। क्या भरा है? सी का जो इमेज है वो रिप्रेजेंट की गई एक मेटाफर के रूप में जो कि दुख से भरा हुआ माना जा रहा है इसके अंदर, इस डावर बीच में। अच्छा, था क्या आगे कैरेक्टरिस्टिक में? द ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लस। और इसके अंदर जो एक जिक्र किया गया है ग्रीक राइटर का या ग्रीक फिलोसफर हुए हैं सोफोक्लस। तो ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लस का इसके अंदर जिक्र हुआ है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए डावर बीच से, जिसमें कि सी का बताइए ट्रीटमेंट सी का जो है वो किस तरह किया गया है इसमें।
इन द डाबर बीच, और दूसरे सोफोक्लस रेफर टू हुम, वो किसको जो है रेफर हो रहा है सोफोक्लस नाम, तो वो जो सोफोक्लस नेम है वो रेफर टू द ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लस। इज दैट क्लियर? इस तरह करके अगर आप याद करेंगे तो डाबर बीच के जितने भी क्वेश्चन उलट पुलट आगे पीछे जैसे भी करके पूछे गए हैं उन्हें आप ज़रूर अच्छे से कर ले जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। अब बात करते हैं आगे। नंबर थर्ड वर्क इज द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी 1853 पब्लिश, 1853 में पब्लिश होती है ये पोएम। क्या है? 1853 वॉज पब्लिश। सेलिब्रेटेड पोएम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कैसी पोएम है? सेलिब्रेटेड पोएम है। किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नैरेटेड बाय ग्लेनविल इन द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग ऑफ पेस्टोरल मोड। अब हम पेस्टोरल मोड की तो बात बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। द स्कॉलर जिप्सी 1853 में पब्लिश्ड होती है पोएम, ठीक। सेलिब्रेटेड पोएम है। कैसी पोएम है? सेलिब्रेटेड पोएम है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। एंड बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नैरेटेड बाय, किसके ऊपर आधारित है? एक पुराने इतिहासकार, या बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नैरेटेड बाय ग्लेनविल। ग्लेनविल के द्वारा इसको किसमें किया गया? इन द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में। इन द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में ग्लेनविल के द्वारा इसको क्या किया गया? इसको अगर हम बात करें तो नैरेटेड किया गया। क्या किया गया? नैरेटेड किया गया। बस इतना याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या है ये? द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस वर्क, क्योंकि ये अगर हम बात करें इसकी तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका, मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ में भी और प्लस उसके वर्क में भी। तो आप इस तरह करके इसको याद करेंगे। सेलिब्रेटेड पोएम है, बेस्ड ऑन एन ओल्ड लेजेंड नैरेटेड बाय ग्लेनविल इन द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। अच्छा, एक चीज़ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पेस्टोरल मूड पे लिखी गई है। किस पे लिखी गई है? पेस्टोरल मूड। हालांकि मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, लेकिन चलिए फिर भी पेस्टोरल मूड पर लिखी गई है, यानी देहाती स्टाइल में लिखी गई पोएम है। कैसी पोएम है? देहाती स्टाइल में लिखी गई पोएम है, पेस्टोरल मूड पर लिखी गई है। इस तरह करके आप इसे याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, टच स्टोन मेथड या टर्म। बताइए ये मतलब हु वाज द कॉइन्ड बाय दिस टर्म। इस टर्म को कॉइन करने वाले, इस टर्म को कॉइन करने वाले हमारे पास जो राइटर है या पोइट है उनका नाम आपको बताना है। क्या नाम है इसका? टच स्टोन। इसको आपको ध्यान देना है। टच स्टोन मेथड या टर्म बताइए किसने कॉइन किया? तो कॉइन्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आपको, मैथ्यू आर्नोल्ड। मुझे नहीं लगता अगर आप इस तरह कीवर्ड पकड़ के याद करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। टच स्टोन मेथड या टर्म, ये मेथड भी आ सकता है और टर्म भी आ सकती है भाई लिखी हुई, तो इसको आपको ध्यान देना है। कॉइन्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, टर्म इंट्रोड्यूस इन हिज एसे स्टडी ऑफ पोएट्री टू डिनोट शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस। मतलब हुआ क्या था कि ये टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी सबसे पहले अपने एसे स्टडी ऑफ पोएट्री में। स्टडी ऑफ पोएट्री करके एक एसे लिखा था हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड जो राइटर हैं उन्होंने, या पोएट जो हैं, और ये टू डिनोट शॉर्ट, हालांकि ये एक छोटा एसे था लेकिन बहुत ही विशेष था। इस तरह समझिए कैसा एसे था ये? शॉर्ट था बट डिस्टिंग्विश पैसेज, यानी बहुत ही विशेष पैसेज था। इस तरह अगर आप देखेंगे तो मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क में ये भी एक खास वर्क है, एक इम्पोर्टेंट अपना प्लेस रखता है। और आप इसके ऊपर अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए जिस तरह से उसका आंसर था मैंने वही यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की, ताकि मतलब चारों तरफ आपको ना भटकना पड़े, आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा टच स्टोन मेथड है तो ये टर्म कहाँ पर यूज़ हुई, तो या फिर करने वाले कौन थे? कॉइन्ड बाय भी आ सकता है। और कहाँ पर यूज़ हुई? वेयर इज़ द यूज ऑफ दिस टर्म। तब आप इसको लिख सकते हैं कि जो इनका एसे था जिसका नाम था स्टडी ऑफ पोएट्री, इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जो इस टर्म के जो कॉइन्ड बाय द मैथ्यू आर्नोल्ड, इस तरह करके आप लिखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और एक ही जगह आपको कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज अगर इस तरह पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्जाम ज़रूर बीट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये 4 दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था। और एक चीज़ और बता दूं कि इनका वर्क बहुत ज़्यादा है तो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो ये बन गई है, नेक्स्ट वीडियो एक और मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। फिलहाल आप इस वीडियो से जो इनका मोस्ट फेमस और पॉपुलर वर्क है इसको आप स्टडी करें। बात आती है पोएम और कैरेक्टरिस्टिक की, यानी इनकी पोएम और एक तरफ है कैरेक्टरिस्टिक, किसकी क्या विशेषताएं थी वो हमें देखना है। डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट ही मैंने इनका लिखा भी है। मेरोप इनकी जो पोएम थी वो ग्रीक ट्रेजेडी थी। कैसी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी? ग्रीक ट्रेजेडी है। पब्लिश्ड कब हुई? 1858 में, ये आपको याद रखना है। देखिए मेरोप किसके द्वारा लिखी गई? जाहिर सी बात है हम मैथ्यू आर्नोल्ड की बात कर रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए मैथ्यू आर्नोल्ड का जो पीरियड रहा 1822, हालांकि उधर हो सकता है रोशनी हो रही हो तो आपको ना दिख रहा हो, 1888 तक का इनका पीरियड रहा, इसे आप समझिए। तो 1882 से 1888 तक जो इनका पीरियड रहा उसी में इन्होंने जो पोएम्स वगैरह लिखी तो उसको हम देख रहे हैं। पोएम है मेरोप। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? द ग्रीक ट्रेजेडी। कैसी ट्रेजेडी है ये? ग्रीक ट्रेजेडी है। पब्लिश कब हुई? 1858 में। पब्लिश्ड कब हुई? 1858 में। नंबर 2 थायरेसिस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इनका वर्क है। थायरेसिस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें फेथफुल शेफर्ड एपियर, इस नाम से ये मतलब एपियर हुए थे फेथफुल शेफर्ड, वफादार चरवाहा। तो फेथफुल शेफर्ड्स जो एपियर्स हुए थे वो किस पोएम में हुए थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आप कह सकते हैं थायरेसिस में। ठीक, थायरेसिस एपियर्स। पर्सनल इलेजी है इनकी, व्यक्तिगत इलेजी है। ठीक है, व्यक्तिगत शोक गीत है इसको, पर्सनल इलेजी है। और ये किसके लिए कहा इन्होंने? ये कहा इन्होंने, एक मिनट, और सॉरी थायरेसिस था, हाँ यहाँ पर ये तो कॉमरेड हिज फ्रेंड है। थायरेसिस देखिए, थायरेसिस क्या है? कॉमरेड हिज फ्रेंड आर्थर हग क्लब 1861 में इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था आर्थर हग क्लब। 1899 से 1861 तक उनका टाइम पीरियड रहा। वो इनके दोस्त थे और एज 42 ईयर्स ओल्ड के ही थे कि जब उनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने उनको मनाने के लिए, कॉमरेड का मतलब होता है मनाना, और अगर एक तरह से देखें तो सम्मान भी इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि उनके सम्मान में इन्होंने इस पोएम को लिखा था। दिस पोएम वॉज द थायरेसिस कॉमरेड हिज फ्रेंड आर्थर हग क्लब, कॉमरेड हिज फ्रेंड। ये पूछा गया था कि बताइए वो कौन से फ्रेंड थे जिनके ऊपर इन्होंने थायरेसिस लिखी, तो आप डायरेक्ट बताएंगे क्या नाम है? आर्थर हग क्लब। 1861 एज 42 में जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके कॉमरेड में इन्होंने इस पोएम को यहाँ पर लिखा था। अब बात आती है इनके रग्बी चैपल की। रग्बी चैपल इनके फादर से रिलेटेड एंड पर्सनल इलेजी है इनकी, इस तरह से आप पढ़ेंगे। रग्बी चैपल फेथफुल शेफर्ड एपियर्स, फेथफुल शेफर्ड जो एपियर्स हुए वो रग्बी चैपल में हुए। रग्बी चैपल में क्या हुआ? रग्बी चैपल में जो हमारे फेथफुल शेफर्ड्स हैं वो एपियर होते हैं, और फेथफुल शेफर्ड का जो रेफरेंस इन्होंने दिया है ये इनकी पर्सनल इलेजी थी और अपने पिता के सम्मान में इन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो कॉमरेड टू हिज फादर भी आप इसको कह सकते हैं। कॉमरेड टू हिज फादर, अपने पिता को मनाने के लिए इस पोएम को लिखा गया या उनके सम्मान में लिखा गया। कौन सी पोएम थी? रग्बी चैपल थी। थायरेसिस इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी, बस इसको ध्यान रखिएगा। थायरेसिस अपने फ्रेंड के लिए लिखी गई पोएम है इनकी, जो इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हग क्लब के जो है सम्मान में लिखी। और जो रग्बी चैपल है वो अपने पिता के सम्मान में लिखी, और इसमें एक टर्म यूज़ की गई थी फेथफुल शेफर्ड्स, और ये रेफर इन्होंने अपने पिता को किया था। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की गई है। मेमोरियल वर्सेस क्या है? मेमोरियल वर्सेस एक ऐसी पोएम थी जो कि शोकगीत था। क्या था ये? शोकगीत था। और 3 राइटर हैं जिनके ऊपर ये शोकगीत लिखा गया, जो कि हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा, जैसे मॉन्स डेथ ऑन गॉथ, बैरॉन वर्ड्सवर्थ। ये 3 राइटर थे। अलग अलग भी पूछा गया है, अलग अलग इस तरह करके पूछा गया है कि बताइए मेमोरियल वर्सेस किसकी डेथ के ऊपर लिखा गया, और उसमें बैरॉन वर्ड्सवर्थ को गायब कर दिया गया, गॉथ जो है उसको लिखा हुआ था, बाकी और 3 राइटर्स थे। तो अगर आपको ये तीनों एक जगह मिल जाए कि वो किसके ऊपर लिखी गई जो है पोएम है, या हम बात कर रहे हैं जैसे इनके
इस वर्की के मेमोरियल वर्सेस किसकी याद में लिखी गई पोयम है? तो वो जो इन्होंने मेमोरियल वर्सेस जो पोयम जिसकी याद में लिखी है वो डेथ ऑन द, इनकी मृत्यु की याद में या इनका मृत्यु के लिए वो शोक गीत लिखा गया। गॉथ, बैरॉन एंड वर्ड्सवर्थ, तीनों नाम आप एक जगह याद कर लीजिए। अगर वो कितना भी घुमा फिरा के पूछे तो भी आपके याद रहना चाहिए। गॉथ है, वर्ड्सवर्थ है एंड बैरॉन है। चाहे किसी को आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, लेकिन तीनों नाम आपके याद रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? गॉथ, बैरॉन, वर्ड्सवर्थ, ये हमारे पास 3 राइटर्स हैं जिनकी डेथ पर इन्होंने एक मेमोरियल वर्सेस लिखा था और ये इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क है। नेक्स्ट अब बात आती है शेक्सपियर की। शेक्सपियर लिखा जो इन्होंने, तो शेक्सपियर किस उसमें लिखा था? शेक्सपियर लिखने वाले जो हमारे राइटर थे, वैसे पूछा गया था हु वाज द राइटर ऑफ द शेक्सपियर, तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे मैथ्यू आर्नोल्ड। लेकिन अगर इसके आगे का भी आ जाता है तो कोई हमें नुकसान तो होने वाला है नहीं, जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। तो एक्सप्रेसेस ग्रेट रिवरेंस फॉर शेक्सपियर, इन्होंने जो शेक्सपियर लिखा था वो मतलब जो ये पोएम लिखी थी, तो इन्होंने शेक्सपियर को एक बड़ी ही श्रद्धापूर्वक इनके लिए अपनी सोच या अपने विचार रखे थे, अपने विचारों को जो है वो सामने रखा था लोगों के, और इन्होंने उनकी श्रद्धा में इस पोयम को लिखा था जिसका नाम है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की श्रद्धा में लिखी गई एक पोयम है जिसे हम कह सकते हैं एक्सप्रेसेस ग्रेट रिवरेंस फॉर शेक्सपियर। रिवरेंस में मतलब होता है श्रद्धा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि शेक्सपियर की श्रद्धा में लिखी गई एक पोयम, ओके, वो शेक्सपियर है। ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी। अब बात आती है मैथ्यू आर्नोल्ड वाज पोएट, मैथ्यू आर्नोल्ड थे क्या? अगर ये आ जाए कि आप ऐसा मानते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड एक एसिस्ट थे, तो आपका आंसर आना चाहिए नो, ही वॉज नॉट एसिस्ट। ठीक है, ये आप अच्छे से याद करिए। एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें अपना कंसंट्रेट बनाना है, न जाने कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप इसको इस तरह से याद करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज पोएट। मैथ्यू आर्नोल्ड क्या थे? पोएट थे, कल्चरल क्रिटिक भी थे, मतलब आलोचनाकार भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी हैं, बट नॉट एसिस्ट। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इस तरह करके लिख दिया, बट ही वाज नॉट एसिस्ट। सही है, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इस तरह बनेगा, बट ही वाज नॉट एसिस्ट। वो एसिस्ट नहीं थे। क्या थे? पोएट थे, कल्चरल क्रिटिक थे एंड नॉवेलिस्ट थे, बट ही वाज नॉट एसिस्ट। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि या इट वाज नॉट, ही वाज नॉट एसिस्ट and he was a poet, cultural critic and novelist। इस तरह आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैथ्यू आर्नोल्ड को क्या जो फेमस और पॉपुलर वर्क है जिसके ऊपर बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उस वर्क को आपके सामने लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और कल इसी की एक और वीडियो बना करके, क्योंकि इनका वर्क काफ़ी ज़्यादा है, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, तो ये एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा। तो कल सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी मैथ्यू आर्नोल्ड की, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और जितनी मेरी प्रीवियस वीडियो हैं, जो बच्चे आज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उनको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दूसरी चीज़ ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा बच्चे रिवीजन करते टाइम मेरे चैनल के थ्रू फ़ायदा उठा सकें और उनका कम टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाए। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आप जानते हैं हमारे एकदम सर पर है और हमें बहुत कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, और यही कीवर्ड पकड़ करके मैंने आपको हमेशा एक बात कही है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, कीवर्ड्स के थ्रू प्रिपरेशन करिए ताकि आप ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। ओके, चलिए अब मैं विदा लेती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड का नया वर्क लेकर के आपके सामने आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।